My dear students, in this session we'll be starting questions from decision making, previous year questions from decision making which have appeared in ZAT examination. So अगर आपने मेरे प्रीवियसली सेशन देखे हैं क्रिटिकल रीजनिंग वाले तो दे विल इमेंसली बेनिफिट यू. अगर आपने नहीं चेकआउट किए हैं तो आप उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा आफ्टर दिस वीडियो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. बेसिकली जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग में, देर आर वेरी फ्यू थिंग्स जिनको कि हम स्टार्ट में समझते हैं, बाकी हर एक क्वेश्चन में हम चीज़ों को समझते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा. तो इन एनी क्वेश्चन दे विल बी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एक हमारा पूरा प्रॉब्लम या फिर जो भी इवेंट होगा वो हमें एलेबोरेट किया होगा और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया होगा जिसके लिए हमारे पास 4 आंसर चॉइसेस होंगी, 5 आंसर चॉइसेस होंगी और उनमें से कोई एक हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा. ओके, सो पहली चीज हमें ये करनी है कि ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन वी हैव टू फॉलो द लॉजिकल अप्रोच. Secondly, we have to eliminate the answer choices. Instead of selecting a correct answer choice, we will be eliminating the incorrect answer choices. और एक्यूरेसी हमारी कैसे इंप्रूव होगी? विथ प्रैक्टिस. सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा. बिकॉज सब्जेक्टिविटी रहेगी, हमेशा एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी रहेगी. तो ऐसा नहीं है कि क्लियरली एक मैथमेटिकल हमें आंसर मिलेगा. डेफिनेटली हमें आंसर्स को, ऑप्शंस को वेइ इन करना पड़ेगा और उसमें से किसी एक को करेक्ट देखना पड़ेगा. तो उसके लिए गलत आंसर्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. क्लियर है? पहला क्वेश्चन लेते हैं और चीज़ों को समझना शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर अ रिक्रूटमेंट मैनेजर. दिस इज फ्रॉम ZAT 2008 एंड दिस इज अ सिंगल क्वेश्चन. यू आर अ रिक्रूटमेंट मैनेजर एंड यू आर इंटरव्यूइंग मयंक. और डिस्क्राइब कर रहा है कि मयंक is a hard-working young man who has problems in speaking fluent English. यानी कि he is hard-working, but he has problems in speaking fluent English. and English communication में उसको issue है. He has studied in vernacular medium school and colleges. So वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन को देखना है. क्वेश्चन कह रहा है, amongst the following options, what would you choose to do if your company has vacancies? If your company has vacancies, then what would you choose to do? हमें क्या सिनारियो दिया हुआ है? मयंक के बारे में कहा क्या गया है कि मयंक इज अ हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग यंग है. क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज लिखी है, जो भी बातें लिखी हुई हैं, उनको हमें कॉशियसली पढ़ना है और समझना है. हार्ड वर्किंग लिखा है तो मतलब उसका कोई रीजन होगा, है कि नहीं? तो हार्ड वर्किंग लिखा है, व्हाट डज दैट मीन? कि मयंक मेहनती बंदा है, प्रॉब्लम उसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल है उसका. दैट इज नॉट गुड. सो इफ यू आर द रिक्रूटमेंट मैनेजर तो तुमको क्या करना चाहिए? यू शुड सेलेक्ट हिम फॉर द जॉब जहां पे कि कम्युनिकेशन स्किल का उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो. एंड देन फिर ऑन द जॉब उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है. ऑन द जॉब उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है. दिस इज वॉट क्लिक्स, इजंट इट सो? अब आंसर चॉइसेस को देखते हैं कि कौन कौन से चॉइसेस दिए हैं, क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि हमें तो चॉइस में से सेलेक्ट करना है. फर्स्ट चॉइस कह रहा है, आई वुड हायर हिम एट ऑल कॉस्ट. चाहे जो हो जाए, चाहे कंपनी ही बर्बाद क्यों ना हो जाए, बट हम उसको हायर कर लेंगे. एक्सट्रीम ऑप्शन है, एक्सट्रीम ऑप्शन है, ऑल गिवन है. तो ऐसा नहीं करेंगे. रिक्रूटमेंट मैनेजर है भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के लिए, मयंक के लिए नहीं है. सो अगर कंपनी को मयंक कॉस्ट करेगा, यानी कि कंपनी को मयंक महंगा पड़ेगा, मयंक की वजह से कंपनी को नुकसान होगा, तो डेफिनेटली रिक्रूटमेंट मैनेजर को हायर नहीं करना चाहिए. एंड इफ यू आर द रिक्रूटमेंट मैनेजर, तुमको भी हायर नहीं करना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली द रॉन्ग आंसर चॉइस. क्लियर है? ऑप्शन बी कह रहा है, आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब ही इज गुड एट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन अदर एरियाज. यानी कि जिस जॉब के लिए वो सही है, फिट है, बेस्ट फिट है, उस जॉब पे उसको रख लेंगे. बेस्ट फिट होगा जिस जॉब के लिए, उस जॉब पे, बेस्ट फिट जॉब पे उसको रख लेंगे और बाकी जगह के लिए उसको ट्रेनिंग देंगे. तो दिस सीम्स अ वेरी एप्ट ऑप्शन कि एक तो बेस्ट फिट जॉब पे उसको रख लिया और साथ में बाकी जगह पे ट्रेनिंग देंगे. उससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे और क्या इंप्रूव हो सकता है. ऑप्शन सी कह रहा है, आई वुड हायर हिम फॉर प्रोडक्शन और फाइनेंस जॉब बट नॉट फॉर मार्केटिंग जॉब. क्यों ऐसा? बिकॉज मार्केटिंग रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. दिस ऑल्सो साउंड्स स्लाइटली रीजनेबल. ठीक है, तो ये क्यों या क्या, इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे. अभी इसको होल्ड पे रखते हैं. इस वाले ऑप्शन को अभी हम होल्ड पे रखते हैं. ठीक है. ऑप्शन डी कह रहा है, आई वुड आस्क हिम टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम बैक अगेन. आई वुड टेल हिम दैट अभी यार तुम्हारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो कम्युनिकेशन अपना एक बार ठीक करो, फिर वापस आओ. ओके, ठीक है भाई, इसको भी होल्ड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए. Option E is saying, I would not hire him as he might be a burden on organization because of his poor communication skills. Option E is very judgmental,
बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, सीधे सीधे कह रहा है कि वो बर्डन होगा ऑर्गेनाइजेशन पे। और क्यों बर्डन होगा? बिकॉज ही हैज़ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। बट वी ऑल नो दैट देयर आर मेनी जॉब्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कि कम्युनिकेशन स्किल्स से ज़्यादा बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यू नीड हार्ड वर्किंग टैलेंटेड पीपल who might not have that good communication, but they can still be an asset to any organization. Isn't it so? So definitely option E is not the right answer choice. ठीक है, क्लियर है? बिकॉज यू कैनॉट डिड्यूस कि वो बर्डन होगा डेफिनेटली जस्ट बिकॉज उसका कम्युनिकेशन स्किल पुअर है। तो दिस इज अ रॉन्ग कोरिलेशन कि पुअर कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट मीन कि हमेशा वो बर्डन ही होगा। ही कुड बी एन एसेट स्टिल डिस्पाइट द पुअर कम्युनिकेशन स्किल। दैट इज वन थिंग। अब दूसरी बात यह है, देखो जब भी किसी बंदे को अगर एक हार्ड वर्किंग बंदा अगर मिल रहा है कंपनी को, सो इट इज नॉट ईजी फॉर एनी कंपनी टू गेट गुड पीपल या गुड एम्प्लॉयज। तो अगर एक गुड एम्प्लॉय मिलने का पॉसिबिलिटी है, चांस है, तो कंपनी को वो चांस नहीं छोड़ना चाहिए। दो वो चांस एक कॉस्ट पे है तो सोचना चाहिए, यानी कि बर्डन तो कंपनी कभी भी नहीं लेगी, बट अगर वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो उसको जरूर रिक्रूट करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे रिक्रूट करने की कोशिश अगर होगी तो ऑप्शन डी हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, आई वुड आस्क हिम टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल एंड देन कम बैक अगेन। अगर बिना कम्युनिकेशन स्किल के किसी जॉब में, यानी कि बिना कम्युनिकेशन इन द सेंस बिना गुड कम्युनिकेशन स्किल के अगर कोई जॉब में उसको रखा जा सकता है, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा उस केस में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, व्हाट वुड यू चूज टू डू? अब बी और सी के बीच में वेइन करते हैं। बी कह रहा है आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब ही इज गुड एट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन अदर एरियाज, यानी कि हर हिसाब से विन विन सिचुएशन है। उसको हायर कर लेंगे फॉर द जॉब ही इज गुड एट, तो डेफिनेटली कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा और फिर बाकी जगह के लिए उसको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। सो विन विन है। ऑप्शन सी कह रहा है आई वुड हायर हिम फॉर प्रोडक्शन और फाइनेंस। अब ऑप्शन सी में एक प्रॉब्लम है जो एज्यूम्पशन है कि हमें ये कैसे पता है कि वो प्रोडक्शन या फाइनेंस के लिए बेस्ट फिट है। क्या कहीं पे भी हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये बात लिखी है कि वो प्रोडक्शन या फाइनेंस के लिए बेस्ट फिट होगा? ये तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो इतना स्पेसिफिक आंसर चॉइस कैसे हमें बता रहा है कि प्रोडक्शन या फाइनेंस के लिए हम हायर कर लेंगे या तुम हायर कर लोगे जस्ट बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग? ठीक है, जस्ट बीइंग हार्ड वर्किंग डज नॉट मीन दैट ही इज गुड फॉर प्रोडक्शन और फाइनेंस जॉब। तो वी डू नॉट नो फॉर दैट। ठीक है, मार्केटिंग के लिए हायर नहीं करोगे बिकॉज उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं, बट प्रोडक्शन या फाइनेंस के लिए भी क्यों कर लोगे जब नहीं जानते हो तो? ठीक है, सो उसको उस जॉब के लिए हायर किया जाना चाहिए जिसके लिए ही इज गुड, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब जस्ट बिकॉज वहां पे कम्युनिकेशन स्किल नहीं चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं चाहिए का ये मतलब नहीं है कि वो उस जॉब के लिए अच्छा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? इसलिए सी आंसर चॉइस हमारा बी से खराब है। ठीक है, बी इज बेस्ट आंसर चॉइस, देन सी, देन डी, ऐसा कुछ प्रायोरिटी बनेगा हमारा। ठीक है, बी को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? डेफिनेटली डी भी हमारा सही आंसर चॉइस नहीं है और बी और सी में बी इज द प्रेफर्ड वन। इज इट क्लियर? रैंकिंग इसलिए कि ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमें आंसर्स को वेइन करना है, आंसर चॉइसेस को वेइन करना है और उनमें से कौन सी आंसर चॉइस को हम सेलेक्ट करेंगे और क्यों सेलेक्ट करेंगे, और किसी को नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is saying Seema was a finance manager in an MNC and felt that gender discrimination at the workplace hampered her career growth. So she was a finance manager and felt that gender discrimination hampered her career growth. Frequently frustrated, she quit the job and started a company. So company क्यों start की? Because उसको ये feeling था कि gender discrimination की वजह से उसका जो career growth है वो hamper हो रहा है. While starting her company, Seema decided that she would have equal proportion of males and females. तो दिस वॉज हर डिसीजन ड्यूरिंग द स्टार्ट कि इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा मेल्स और फीमेल्स का। ओवर द नेक्स्ट 6 years, सीमा इमर्ज्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड एक्सपेंडेड हर बिजनेस टू 8 locations. Good. Then, however, Seema recently started facing an ethical dilemma. What is the ethical dilemma? That because she realized that female employees not willing to travel across cities, not willing to work late hours, overtime नहीं कर रहे, as the work required them to do. ठीक है, so female employees are not willing to travel across cities, they are not working late hours as the work required them to do, while male employees did not hesitate undertaking such work. तो वो easily ये काम कर रहे हैं but female employees नहीं कर रही हैं, avoid कर रही हैं. There could be reasons. Then Seema started to feel the pressure of reducing the proportion of female employees. तो उसको लग रहा है कि female employees का proportion कम करना चाहिए, ये प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर. ऑन द अदर हैंड शी इज अवेयर
very aware that equal representation was one of the strongest reasons for her to have founded the company. Very important line कि यही उसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है ये तो उसका सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था जिस वजह से उसने कंपनी स्टार्ट की थी. तो आइडियली शी डज नॉट वांट टू रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज बिकॉज दैट इज द बेसिक रीजन जिसलिए उसने कंपनी स्टार्ट की, जिसलिए उसने पहली वाली कंपनी को छोड़ा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड शी डू एज अ कॉन्शियस पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन तो एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, फीमेल एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में जो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, पहला क्या है कॉन्शियस. कॉन्शियस मतलब कि जो अपने कॉन्शियस से चलता हो, ठीक है. बी डिलीजेंट, डिलीजेंट हो, ठीक है. और कॉन्शियस से चलता हो, कॉन्शियस की सुनता हो, अंतरात्मा की सुनता हो. और एंटरप्रेन्योर भी है तो उसको अपने बिजनेस के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना है कि बिजनेस भी उसका हैम्पर नहीं हो. क्लियर है. सो हमें इन दोनों चीजों के बारे में सोचना है. सो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट वेदर यू आर मेल और फीमेल, तुम्हें सीमा की तरह से सोचना है कि सीमा इस केस में क्या करेगी. ठीक है, अपने कॉन्शियस की भी सुननी है बिकॉज एथिकल डायलेमा है उसका, और एज एंटरप्रेन्योर भी सोचना है यानी अपना बिजनेस भी हैम्पर नहीं होने देना है. और स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस में से क्या है उसका कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मेल और फीमेल का, यानी कि वो ये चाहती नहीं है कि फीमेल्स को उसको रिड्यूस करना पड़े अपनी कंपनी में. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग सी इफ अनविलिंग फीमेल एम्प्लॉइज कुड बी गिवन असाइनमेंट्स विच डू नॉट रिक्वायर ट्रैवल एंड इन्वॉल्व लेस ओवर टाइम. सो अगर वो ऑप्शन ए को चूज करती है यानी इफ सी sees to it and unwilling female employees are given assignments which do not require travel and involve less overtime, तो उस केस में उसको किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को एट्रिशन नहीं करना पड़ेगा, किसी फीमेल एम्प्लॉय को निकालना नहीं पड़ेगा. तो जो भी नंबर है फीमेल मेल का वो तो बना रहेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना रहेगा उसकी कंपनी में. क्लियर है. तो ठीक है, सो लग रहा है ऑप्शन. बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस में से कोई इससे ही बेटर ऑप्शन है क्या. ऑप्शन बी कह रहा है रिड्यूस द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज एज इट इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट, शी शुड नॉट लेट एनीथिंग अफेक्ट हर बिजनेस. तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? दिस इज टॉकिंग ओनली अबाउट द एंटरप्रेन्योर, सिर्फ बिजनेसमैन की बात कर रहा है. बट व्हाट अबाउट हर कॉन्शियस, व्हाट अबाउट हर स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जिसलिए उसने अपनी कंपनी फाउंड की, इक्वल रिप्रेजेंटेशन. तो ये दोनों चीजें तो डिफीट हो रही हैं, ये चीजें तो डिफीट हो रही हैं, इजंट इट सो? तो एथिकली इज इट करेक्ट? क्या एथिकल डायलेमा इससे रिजॉल्व हो जाएगा? अल्टीमेटली जिस वजह से उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की वो रिड्यूस कर देगी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज को, जो कि वो खुद भी करना नहीं चाहती है. उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है, उसको नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो उसका कॉन्शियस क्या इसके लिए अलाउ करेगा? ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर. शी विल नॉट रिड्यूस द फीमेल एम्प्लॉइज एज फार एज पॉसिबल. ठीक है. हाँ, अपना बिजनेस भी हैम्पर नहीं होने देगी बट डेफिनेटली फीमेल एम्प्लॉइज को रिड्यूस नहीं करेगी. इसके लिए कोई और सॉल्यूशन निकालने की सोचेगी. ऑप्शन सी कह रहा है लेट द स्टेटस क्यू कंटिन्यू, जो हो रहा है वो ऐसे का वैसा होने दो. बट अगर वैसे का वैसा होता रहेगा तो उसका जो प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा. ठीक है. उसका जो डायलेमा है वो तो चलता रहेगा. सॉल्यूशन तो नहीं है ना. क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इफ शी विल लेट द स्टेटस क्यू कंटिन्यू, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नो, सॉल्व तो नहीं होगी ना. ठीक है, सॉल्व तो नहीं होगी. तो उसको क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है. स्टेटस क्यू कंटिन्यू रहना इज नॉट द राइट चॉइस. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर. ऑप्शन डी कह रहा है हेंस फोर्थ हायर ओनली मेल एम्प्लॉइज. अगेन अगर वो सिर्फ मेल एम्प्लॉइज को हायर करेगी तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? इजंट इट सो? ठीक है. तो यहां पे भी वही सेम इशू आ रहा है. ठीक है. हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? हमें एक तो ध्यान रखना है कि वो अपने कॉन्शियस की सुन रही है, एथिकल डायलेमा को हमें एड्रेस करना है, और एंटरप्रेन्योर है तो यानी कि अपने बिजनेस का भी नुकसान नहीं करना है, और उसको अपना जो बिजनेस का फंडामेंटल रीजन है, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उस पर भी फोकस करना है. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर चॉइस जो उसको करना चाहिए. और ऑप्शन ई है शी शुड क्लोज द बिजनेस. डेफिनेटली ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है. एब्सोल्युटली निगेटिव सजेशन है. निगेटिव सजेशन है, वो अपना बिजनेस क्यों बंद कर देगी? शी इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, तो अपना बिजनेस बंद करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता. ठीक है. बिकॉज उसका जो डायलेमा है वो एथिकल है, उसको बिजनेस में कोई लॉस नहीं हो रहा है. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसकी वजह से उसको बिजनेस में लॉस हो रहा है. ठीक है. ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है. आप पूरे पैसेज को पढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि ये नहीं उसने कहा है फीमेल एम्प्लॉइज आर नॉट विलिंग टू ट्रैवल, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क लेट आवर्स, बट उनकी वजह से कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है. बिकॉज समाउ वो जो काम है जहाँ पे कि उसको ट्रैवलिंग का ज़रूरत है अपनी कंपनी में, या फिर लेट आवर्स वर्क का ज़रूरत है, ओवर टाइम का ज़रूरत है, वो समहाउ मेल एम्प्लॉइज आर डूइंग दैट विदाउट हेजिटेशन. ठीक है. सो हमारा ई तो बिल्कुल नहीं सेंस बनता, डी का भी सेंस नहीं बनता, सी स्टेटस क्यों करना नहीं है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज को रिड्यूस करना नहीं है. तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट फीजिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन. कि अपनी जो अनविलिंग फीमेल एम्प्लॉइज हैं, अगर वो उनको कोई असाइनमेंट ऐसा दे सकती है जहां पे कि उसको ट्रैवल और
ओवर टाइम का जरूरत ना पड़े, तो डेफिनेटली दैट विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, दैट विल बी द फीजिबल ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे कई बार हमें डिसीजन मेकिंग में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे कि कोई परफेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि परफेक्ट आंसर नहीं होगा इसलिए तो सवाल मुश्किल होगा, क्वेश्चन मुश्किल होगा। तो वहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसी को सेलेक्ट करना है। तो दैट थिंग शुड बी क्लियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाउंड आउट दैट अ प्रोडक्ट इट हैज लॉन्च्ड रिसेंटली हैड अ फ्यू बग्स। सो कंपनी ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट में कुछ बग्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। द प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बीन बॉट बाई मोर देन अ मिलियन कस्टमर्स। तो इट हैज बीन बॉट बाई मोर देन अ मिलियन कस्टमर्स ऑलरेडी। द कंपनी रियलाइज्ड दैट बग्स कुड कॉस्ट इट्स कस्टमर सिग्निफिकेंटली। तो बग्स की वजह से कस्टमर का एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। कंपनी ने ये बात रियलाइज कर ली है। हाउएवर, इफ इट इन्फॉर्म्स द कस्टमर्स अबाउट द बग, अगर इन्फॉर्म करेगी तो इट फियर्ड लूजिंग क्रेडिबिलिटी, यानी कि इसको एक डर है कि इसका क्रेडिबिलिटी हैम्पर होगा, नुकसान होगा, गुडविल भी हैम्पर हो सकता है। बिकॉज अगर ये बताइए कस्टमर्स को कि भाई एक बग है और उसकी वजह से आपको इशू आएगा, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कस्टमर्स को एक डाउट आएगा, इस क्रेडिबिलिटी पे, गुडविल पे फर्क पड़ेगा, नेगेटिव फर्क पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट वुड बी द मोस्ट एथिकल ऑप्शन फॉर द कंपनी। जब भी आप लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की तो ये चीजें जरूर ध्यान देनी। जैसे पीछे हमने देखा था कि हमें जो आंसर चॉइस सेलेक्ट करना है वो कौन से, किसके हिसाब से सेलेक्ट करना है? कॉन्शियस फीमेल एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, यानी कॉन्शियस भी होगी, कॉन्शियस की भी सुनेगी और एक बिजनेसमैन की तरह भी सोचेगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, व्हाट वुड बी मोस्ट एथिकल ऑप्शन। मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन नहीं पूछा है, ठीक है, मोस्ट एथिकल ऑप्शन पूछा है, यानी कि एथिकली करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एथिकली मोरली करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अनएथिकल ऑप्शन अगर कोई भी होगा यहाँ पे ऑप्शंस में, तो वो तो डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं होगा, इवन इफ दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस। बट अगर एथिकल नहीं है तो सही नहीं है, बिकॉज हमसे मोस्ट एथिकल ऑप्शन पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है अपोलोजाइज एंड फिक्स अप द बग फॉर ऑल कस्टमर्स इवन इफ इट हैज टू इनकर लॉसेस, सीम्स जेन्युइन एंड एथिकल। तो ऑप्शन ए एथिकल है, एथिकली करेक्ट है कि उसको करना क्या चाहिए कि फिक्सअप करने चाहिए बग्स, अपोलोजाइज करना चाहिए फॉर द मिस्टेक एंड द कंपनी हैज टू डू सो इवन इफ इट हैज टू इनकर लॉसेस। ठीक है, अब इसको होल्ड पे रखते हैं। ऑप्शन ए सीम्स अप्रोप्रिएट, बाकी ऑप्शंस के साथ वेइन करेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है डू नॉट टेल कस्टमर्स अबाउट द बग्स एंड रिमूव ओनली व्हेन कस्टमर्स फेस प्रॉब्लम्स, यानी कि कस्टमर्स को कुछ भी नहीं बताना है, चुप्पी साधे रखना है, बिल्कुल चुप रहना है। और इसके बाद में अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तभी रिमूव करना है। बट अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो एज मैंशनड कि बग्स कुड कॉस्ट इट्स कस्टमर्स सिग्निफिकेंटली, यानी कि अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो उसको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, जो कि आगे लिखा भी है, इवन इफ इट मीन्स लॉसेस फॉर द कस्टमर्स। तो भले ही कस्टमर का नुकसान हो, बट जानते हुए नोइंगली बिकॉज कंपनी को तो ये बात पता है ना, कंपनी को तो पता है कि बग्स हैं, तो नोइंगली अगर कंपनी अपने कस्टमर का नुकसान कर रही है, सो इज इट एथिकल? क्या ये एथिकल अप्रोच है? क्या ये एथिकल ऑप्शन है? बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली नॉट द आंसर। चुप नहीं रहना है जब कस्टमर्स को नुकसान इतना होगा और विलिंगली ये उनका नुकसान होने देना है, दैट इज नॉट द एथिकल आंसर चॉइस। ऑप्शन सी कह रहा है कीप साइलेंट एंड डू नथिंग, कुछ भी मत करो, बस साइलेंट रहो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज अल्टीमेटली इसकी वजह से कस्टमर्स का नुकसान तो होगा ही होगा ना। क्या होगा कस्टमर्स का भाई? एथिक्स कहाँ गए कंपनी के? तो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज नॉट आंसर चॉइस, करेक्ट आंसर चॉइस। ऑप्शन डी कह रहा है कीप साइलेंट बट इंट्रोड्यूस एन इंप्रूव प्रोडक्ट दैट इज बग फ्री एट द अर्लीस्ट। साइलेंट रहो बट एक इंप्रूव प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो जो कि बग फ्री होगा। पर क्या इससे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिन्होंने परचेज कर लिया है विच आर मोर देन ए मिलियन, उनका क्या कोई बेनिफिट होगा? उनका तो लॉस फिर भी होगा। तो अगर साइलेंट रहती है कंपनी बट एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ठीक है, आगे के लिए तो ये बात सही है। बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है उनका क्या? तो ये आंसर चॉइस हमारा एग्जिस्टिंग वालों के लिए तो कोई भी बात ही नहीं कर रहा है। तो मोस्ट एथिकल जो भी हमारा आंसर चॉइस होगा उसमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है उनको एड्रेस करना, उनके इशू को एड्रेस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर उनके इशू को एड्रेस नहीं किया गया है तो वो आंसर चॉइस हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, एथिकल डेफिनेटली नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन ई कह रहा है टेक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क एंड अपोलोजाइज टू कस्टमर्स, यानी कि प्रोडक्ट को ऑफ द मार्केट ले लो और कस्टमर से माफी मांग लो। बट क्या ये चीज कंपनी के लिए जनरली बेटर होगा? इसकी वजह से कंपनी को क्या नुकसान होगा? भाई यहां भी क्रेडिबिलिटी तो जाएगी कंपनी की, कस्टमर से अपोलोजाइज कर रही है बट उनको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रही है। प्रॉब्लम तो बता दी कंपनी ने बट उसका सॉल्यूशन नहीं दे रही है और अपनी क्रेडिबिलिटी का नुकसान करी, प्रोडक्ट को भी ऑफ द मार्केट लेके चली जा रही है। तो सारा जो कंपनी का मेहनत हुआ वो पूरा का पूरा जीरो हो गया, इजंट इट सो?
ठीक है, तो अब हम ई और ए के बीच में बात करते हैं, बिकॉज बी सी डी तो हमारे आंसर नहीं है, ई और ए में कौन सा आंसर हो सकता है। ए कह रहा है अपोलोजाइज करे, बग को फिक्स करे, इवन इफ इसकी वजह से कंपनी का एक लॉस हो। पहली चीज तो ये है, जब कंपनी को बग्स को फिक्स करेगी और अपोलोजाइज करने के बाद बग्स को फिक्स करेगी, तो इससे कंपनी के लिए क्या होगा, इन द एंड लॉन्ग रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में कंपनी को वन टाइम लॉस होगा, वन टाइम लॉस होगा, ये तो पक्का है। बट लॉन्ग रन में यही सेम चीज कंपनी को लॉन्ग रन में बेनिफिट देगी, बिकॉज कस्टमर्स का कंपनी में जो भरोसा है, जो क्रेडिबिलिटी है कंपनी की, वो इसकी वजह से इंक्रीज होगी। क्योंकि कंपनी सिर्फ उनको इन्फॉर्म नहीं कर रही है कि बग है, कंपनी इसके साथ में उस बग को फिक्सअप भी कर रही है, तो ये क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, यानी लॉन्ग रन में कंपनी का बेनिफिट होगा। और लॉन्ग रन में कंपनी का बेनिफिट ना सिर्फ क्या बोला जाए, गुडविल के सेंस में होगा, बल्कि ऐसा चाहिए मॉनिटरी बेनिफिट भी देगा कंपनी को। गुडविल बढ़ेगा तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि लोग कंपनी पर रिलाई करेंगे और क्रेडिबल कंपनी समझेंगे, तो आगे उसके प्रोडक्ट को फर्दर परचेज करेंगे। यानी कि ऑप्शन ए इज बेटर देन ऑप्शन ई, क्योंकि ऑप्शन ई में कंपनी प्रोडक्ट को ऑफ द मार्क लेके जा रही है, अपोलोजाइज तो कर रही है, अपोलोजाइज करेगी सिर्फ और कोई सॉल्यूशन नहीं देगी, तो फिर कस्टमर्स के लिए सॉल्यूशन कहाँ हुआ, मतलब उनके लिए एक बेटर ऑप्शन तो नहीं हुआ ना। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज क्लियर। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिटी ऑफ नागर। अच्छा, लास्ट वाले पिछले क्वेश्चन में एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एज सच मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट शायद ये एप्पल के साथ में एक बार हुआ था कि उनका कोई किसी आईफोन में या किसी आइटम में इशू था, मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा अगर एग्जैक्टली बाद में सर्च करके। तो उन्होंने ऐसा किया था कि उन्होंने एक्चुअल में अपना जो भी जितनी भी क्वांटिटी थी उनका अच्छा खासा सेल्स हो गया था, उन्होंने सब पे बग फिक्स किया था। एप्पल का था, सैमसंग का था, ये मुझे याद नहीं है, बट किसी कंपनी का था। ठीक है, तो उन्होंने बग फिक्स किया था, आई विल मेंशन दैट इन कमेंट एज वेल। क्लियर है, और जाहिर सी बात है कि वो कंपनीज, दोनों ही कंपनीज, जो भी कंपनी रही होगी एक्चुअल में, वो आज भी चल रही है, क्रेडिबल कंपनियां भी हैं। तो डेफिनेटली जब एक बार आप सॉल्यूशन देते हो अपने कस्टमर को, इवन इफ आपसे गलती हुई है, तो कस्टमर भी उस बात को रियलाइज करता है और लॉन्ग टर्म में आपका जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट लेके चले जाओ और आप माफी मांग लो, तो आप तो गए फिर, क्योंकि आपने सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं, आपने सिर्फ प्रॉब्लम बता दी है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं ही आऊँ और यहाँ पे आपको वीडियो में कह दूँ, ये देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग का ये सारा प्रॉब्लम है, वीडियो में खुद से देख लो, सॉल्व कर लो, तो क्या बनेगा इससे, क्या सोचोगे आप मेरे बारे में। मैं सिर्फ समस्या बता रहा हूँ, सॉल्यूशन तो बता ही नहीं रहा हूँ, है कि नहीं। सॉल्यूशन बताना इज मोर इंपॉर्टेंट देन समस्या बताना। ठीक है, समस्या तो वैसे भी जिंदगी में कम थोड़ी है, और भी कई गम है जमाने में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सिटी ऑफ नागर हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 10 million, 2 million amongst them are rich, 3 million are poor and 5 million belong to the middle class. तो आउट ऑफ 10 million, 2 million are rich, 3 million are poor और 5 million है जो ना रिच है ना पुअर है, जिनको ना तो रिच अपनी कैटेगरी में मानते हैं ना पुअर अपनी कैटेगरी में मानते हैं, मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास। ठीक है, सौंदर्या कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड ब्यूटी प्रोडक्ट टू द रिच क्लास एट ए प्रीमियम प्राइस। तो सौंदर्या कॉस्मेटिक्स ने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए हैं और उसका टारगेट सेगमेंट क्या है, रिच क्लास उसका टारगेट सेगमेंट है, उनको एक प्रीमियम प्राइस पे सौंदर्या कॉस्मेटिक्स अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इट्स प्रोडक्ट्स वर वेरी पॉपुलर विद द कस्टमर्स, मेनी पीपल फ्रॉम द मिडिल एंड पुअर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एस्पायर्ड टू बाय दीज प्रोडक्ट्स बट कुड नॉट अफोर्ड। यानी कि मिडिल और पुअर क्लास भी चाहता है इन प्रोडक्ट को परचेज करना, ठीक है, बट कुड नॉट अफोर्ड देम बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस। अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट वो चाहते हैं, उनका एस्पिरेशन है कि ये प्रोडक्ट हम भी यूज करें। ऑफ लेट सेल्स ग्रोथ हैज बीन स्टैग्नेटिंग फॉर द रिच सेगमेंट, इन द रिच सेगमेंट। यानी कि क्या है, कंपनी के साथ भी क्या इशू हो रहा है कि ऑफ लेट उनका जो ग्रोथ है वो अब स्टैग्नेट कर गया है, अब उनका सेल्स ग्रोथ भी ज्यादा नहीं हो रहा है। यानी कि दो चीजें हैं, पहले तो है जो पुअर और मिडिल क्लास है वो ये चाहता है कि वो प्रोडक्ट परचेज करे इस टाइप के, यानी उसकी भी एस्पिरेशन है प्रोडक्ट ये परचेज करे, और कंपनी बिकॉज उसका भी सेल्स ग्रोथ स्टैग्नेट कर रहा है, तो कंपनी भी समहाउ चाहती है कि उसका ग्रोथ हो। तो यानी कि समहाउ दोनों में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। अगर समहाउ प्रोडक्ट कंपनी कुछ ऐसा कर सके जिससे कि उसको पूरा मिडिल क्लास के कस्टमर भी मिल जाए, तो विन विन होगा दोनों के लिए। पूरा मिडिल क्लास को प्रोडक्ट चाहिए, उनका एस्पिरेशन है, उनका एस्पिरेशन पूरा होगा, यानी उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा यूज करने के लिए, और कंपनी को अपना ग्रोथ मिल जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन तब होगा जबकि कंपनी को ऐसा सॉल्यूशन निकाल सके। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सौंदर्या कॉस्मेटिक्स टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। यानी कि
मैक्सिमाइज क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यानी कि सिर्फ एक दिन का नहीं सोचना है, एक साल का नहीं सोचना है, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है, लंबा सोचना है। ठीक है, तो कंपनी को कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जिससे कि उसका शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो, आज तो प्रॉफिट हो जाए बट कल को लॉस हो। हमें ऐसा आंसर चॉइस यहां पे सिलेक्ट करना है जिससे कि मैक्सिमाइज हो उसका लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट। ऑप्शन ए कह रहा है सेल द सेम प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस टू मिडिल एंड पुअर क्लासेस। सेम प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस, तो यहां पे एक छोटी सी बात बताओ कि इशू क्या है। यहां पे इशू क्या है? इशू ये है कि पूरा मिडिल क्लास चाहता तो है परचेज करना बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दे कुड नॉट अफोर्ड। ठीक है, और अब कंपनी यहां पे क्या कर रही है कि सेम प्रोडक्ट को लोअर प्राइसेस पे बेचेगी मिडिल और पुअर क्लास को, तो परचेज तो कर लेंगे ये लोग, बट कंपनी के लिए क्या होगा, अगर वो सेम प्रोडक्ट वो लोअर प्राइसेस पे बेचेगी मिडिल पुअर क्लास को, तो रिच क्लास के लिए क्या करेगी, यानी कि सबके लिए वो प्राइस अपना कम कर दे। अगर यहाँ पे कंपनी प्राइस को रिड्यूस करेगी सभी के लिए, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ए प्रोडक्ट है वो मिडिल और पुअर क्लास को 10 रुपीज़ का देगी और रिच क्लास को 20 रुपीज़ का देगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों के लिए डिफरेंशियल प्राइसेस कैसे करेगी? ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ी है, वो कंपनी है। ठीक है, तो प्राइस रिड्यूस करेगी अगर वो सबके लिए, तो कंपनी का लॉस होगा अल्टीमेटली। ये कोई बेनिफिशियल ऑप्शन तो नहीं है, इजंट इट सो? क्या इससे बेनिफिट होगा? और ऐसा भी नहीं है कि रिच क्लास में बहुत ही कम लोग हो और पूरा मिडिल क्लास में बहुत एक ह्यूज नंबर हो, यानी कि इतना भी उसका वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आ जाएगा। वी डू नॉट नो कि क्या डिफरेंस आएगा, बट जस्ट सेइंग कि हमें नंबर्स भी गिवन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है नंबर्स नहीं गिवन है, तो नंबर्स देने का भी कोई ना कोई रीजन तो होगा, तो हमें नंबर्स भी ऐसे दिए हुए। ऐसा नहीं हुआ कि रिच क्लास में सिर्फ 5,000 लोग थे और टोटल 10 मिलियन लोग हैं। तब तो ये भी हम मान सकते थे कि मे भी शायद इतना बड़ा डिफरेंस है कि इतना ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा कि वो जो लॉस है उसको कंपनी कवर अप कर ले जाएगी, पॉसिबिलिटी बन सकती थी। ठीक है, बट इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर प्राइस अपना कंपनी रिड्यूस करेगी तो रिच क्लास में जो उसका परचेज कर रहे थे प्रोडक्ट, वहां पे तो उसको लॉस होगा ही होगा। लॉस इन द सेंस बिकॉज पहले उसको ज़्यादा सेल्स मिल रहा था, अब वो सेल्स का क्वांटिटी वॉल्यूम तो उतना ही हो सकता है, बट पर सेल उसका जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस कर जाएगा बिकॉज उसने प्राइस रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो यहां से इफेक्टिवली उसको लॉस होगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर चॉइस। या अभी इसको होल्ड पे रख सकते हैं, बाकी ऑप्शंस के साथ में वेन कर सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सेल सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड विद डिफरेंट ब्रांड नेम टू मिडिल क्लास एंड पुअर क्लासेस। तो सीम्स वेरी रीजनेबल कि सिमिलर प्रोडक्ट हो, जैसा हो यही नहीं हो, डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, डिफरेंट ब्रांड नेम हो। अब बेनिफिट क्या है इसमें कि अगर प्रोडक्ट हमारा सिमिलर है, जैसा है, सेम नहीं है, सिमिलर होने में प्राइस में डिफरेंशियल किया जा सकता है, क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये हुआ कि जो रिच क्लास के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वो 50 रुपीज़ का है तो पुअर और मिडिल क्लास के लिए 40, 30, 20 का ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए वैल्यू लिया मैंने। ठीक है, सो हम ऐसा किया जा सकता है। सिमिलर प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है कि वो अपना प्राइस रिड्यूस करेंगे बट साथ में क्वालिटी भी रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट में रहेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? और ब्रांड नेम भी डिफरेंट कर रहे हैं तो अपना सेगमेंटेशन भी वो नहीं हैम्पर कर रहे हैं, यानी कि एक सेगमेंट यानी रिच सेगमेंट के लिए उनका अपना ब्रांड नेम उन्होंने बना के रखा हुआ है, तो पूरा मिडिल क्लास के लिए एक डिफरेंट ब्रांड नेम बना रहे हैं और उसके अंडर एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि सिमिलर होगा, सिमिलर इन नेचर होगा, डिफरेंट इन क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा, जिस वजह से डिफरेंट इन प्राइस होगा, तो प्राइस सस्ता होगा उसका, तो पूरा मिडिल क्लास के लिए डेफिनेटली लुक्रेटिव ऑप्शन होगा। तो दिस सीम्स अ बेटर ऑप्शन। ऑप्शन सी कह रहा है सेल इट्स प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम टू मिडिल एंड पुअर क्लास। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपना प्रोडक्ट एक डिफरेंट ब्रांड नेम के अंडर बेचे मिडिल और पुअर क्लास को, बट यहाँ पे इशू क्या है, दिक्कत ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर ब्रांड नेम चेंज करोगे तो प्राइस तो चेंज नहीं किया ना तुमने भाई, प्राइस नहीं चेंज कर रहे हो, ब्रांड नेम चेंज कर रहे हो, तो क्यों परचेज करेगा मिडिल पुअर क्लास? भाई वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ब्रांड नेम तुम सेम रखो, सस्ता करो, वो खरीद लेगा। तुम ब्रांड नेम चेंज करोगे और सस्ता नहीं रखोगे तो फायदा क्या है? तो डेफिनेटली दिस इज तो पगला ऑप्शन, बेकार ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर। ऑप्शन डी कंटिन्यू टू टारगेट रिच ओनली एंड होप दैट टुडेज मिडिल क्लास वुड बी टुमारोज रिच क्लास, यानी कि उम्मीद करो। होप इज अ गुड थिंग, बट उम्मीद ही तो है। उम्मीद के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कंपनी का ग्रोथ स्टैग्नेट कर रहा है, कब तक इस उम्मीद के बेसिस पे कंपनी जिंदा रहेगी? इजंट इट सो? तो उम्मीद सब कुछ नहीं होता, और जब उम्मीद से बेहतर हमारे पास ऑप्शन हो तो फिर उम्मीद पे क्यों जिंदा रहे? ठीक है, सो उम्मीद ठीक है, कर सकती है कंपनी, बट अगर उससे बेटर कोई ऑप्शन है तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उससे बेटर कुछ करना चाहिए। ऑप्शन ई कह रहा है टारगेट मिडिल क्लास एज इट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट एंड फॉरगेट अबाउट द रिच, यानी यहां पे ये कह रहा है कि जो ऑलरेडी तुम्हारा बिजनेस है, जहां पे कि कंपनी सक्सेसफुली बिजनेस कर रही है, उनको भूल जाओ और मिडिल क्लास को टारगेट करो। दिस इज एब्सोल्युटली बकवास ऑप्शन। भाई रिच क्लास जो आपको बिजनेस दे रहा है उनको आप भूल के और मिडिल क्लास को टारगेट करोगे, तो हाउ आर यू श्योर कि वहां पे आपका प्रोडक्ट उस तरह से ही सक्सेसफुल होगा जैसे कि रिच क्लास में सक्सेसफुल हुआ है? तो जहां पे तुम सक्सेसफुल हो उस चीज़ को छोड़ के कुछ और करना शुरू करने से बेहतर है जहां सक्सेसफुल हो वहां तो रहो ही रहो, साथ में नए और जगहों पे नई नई टेरिटरीज को अपना बनाना शुरू करो।
तो डेफिनेटली ऑप्शन ई इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास चॉइसेस क्या रहेगी, एक चॉइस है होप वाली और एक चॉइस है हमारी ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी और ए तो बिल्कुल भी नहीं है कि लोअर प्राइस पे बेचो तो लॉस होगा अल्टीमेटली, तो बी और डी के बीच में चुनना है। तो ऑब्वियसली होप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कि श्योरली हमें पता है कि बी काम करेगा, बिकॉज बी में हम सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं और मिडिल क्लास वाले परचेज करना भी चाहते हैं, मिडिल और पुअर क्लास वाले, तो डेफिनेटली अगर एक बार उनको लेसर प्राइसेस पे सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा तो वो परचेज करेंगे और कंपनी का ये इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस इन दिस केस। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? ओके, और ये चीज़ रियल लाइफ में होती भी है बहुत सारा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेम कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालती है, कुछ प्रोडक्ट निकालती है रिच सेगमेंट को टारगेट करके, कुछ प्रोडक्ट निकालती है मिडिल क्लास को टारगेट करके, कुछ प्रोडक्ट निकालती है वो पुअर क्लास को टारगेट करके। एक ही सेम कंपनी मल्टीपल टाइप की टी ब्रांड्स बनाते हैं और एक टी ब्रांड उसने बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक गोल्ड टी ब्रांड है जो किसी क्लास के लिए, एक अल्ट्रा टी ब्रांड है किसी क्लास के, एक प्रीमियम टी ब्रांड है किसी क्लास के लिए, इजंट इट सो? तो अलग अलग क्लास के लिए उन्होंने अलग अलग टी ब्रांड्स बना के रखे हुए हैं। सिमिलरली हर एक में होता है, चाहे शैम्पू हो चाहे जिस भी चीज़ के लिए हम एग्जाम्पल करें, कि हर एक कंपनी अपना टारगेटेड सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट निकालती है सो दैट वो हर एक सेगमेंट को एड्रेस कर सके, बिकॉज उसको भी पता है कि पुअर और मिडिल क्लास में भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, बट रिच क्लास का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा पैसा भी दे सकता है, तो वहाँ से प्रॉफिट डेफिनेटली ज़्यादा कैटर कंपनी को हो सकता है। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट सेशन। आई बिलीव कि आपको सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो अप्रोच है वो भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और सिर्फ समझाने के लिए हमने इतना टाइम लिया है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा इन चीज़ों को, और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी है, जो हमने यहाँ पे बार बार किया कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन एथिकल ऑप्शन चाह रहा है, क्वेश्चन एक बिजनेसमैन की तरह सोचवाना चाह रहा है, या क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करना है। क्लियर है? सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और कल मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वांट का भी सेशन जैट का अपलोड कर दूं, और डीआई पे भी सेशंस जल्दी ही कुछ लाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, और कल भी एक डिसीजन मेकिंग का सेशन रहेगा, रोज एक सेशन अपलोड करेंगे डिसीजन मेकिंग का। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, बाय बाय, टेक केयर।